नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें करेंगे हर बार की तरह बिल्कुल खुलकर। ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरी बार इस पद को वो ग्रहण करने जा रहे हैं। और यहाँ भारत में रिएक्शन देखिए आप, ऐसा भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, मतलब जैसे कोई हिंदुस्तानी बन गया हो, जैसे मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हो। इतना, और खासकर राइट विंग भारत का इस वक्त जो है इतना खुश है, इतना खुश है। दिवाली के बाद जैसा ही खुशी जो है इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। तो आज ज़रा उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये भाई आ तो गया, भाई करेगा क्या? ये भाई हमारे कलेश, हमारे झगड़े जो दुनिया में हैं, जिन लोगों से हैं, उनमें कितनी मदद करेगा? अब मोदी जो है, ट्रंप मोदी जी की इतनी तारीफ कर चुके हैं कि उससे ज़्यादा तो और क्या ही कर सकता है कोई। मेरा भाई, माई ब्रदर, आई लव हिम, आई लव हिंदूज, आई लव इंडिया, great man, fatherly figure, sharp guy, top on top of his game, hard bargainer। 8 बार मिले हैं भाई लोग, एक बार मिलते हैं तो 4-5 बार गले लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं भारत में आज ट्रंप के जीतने से। इसकी हम लोग बात करेंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। वैभव सिंह जी प्रोग्राम में, वैभव जी बहुत स्वागत आपका। और शांतनु जी हमारे बहुत स्वागत, शांतनु जी आपका। इसी प्रोग्राम में हम लोग ये बात कर चुके हैं अभी 2 दिन पहले ही कि कौन बेहतर होता भारत के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता। तो राय, सब पंचों की राय थी कि ट्रंप भारत के लिए बेहतर साबित होंगे, और वो हो गया। तो चलिए सर, पहला मरहला तो ऐसे ही कहते हैं ना तो हमने क्रॉस पहला अफसोस तो हमको और वैभव दोनों लोगों को एक 500 की शर्त मैंने इनसे कहा क्या था शर्त, अरे सबने कहा ट्रंप ट्रंप ट्रंप, मैंने कहा 500 की शर्त लगा लीजिए। क्या है 500, लेकिन थोड़ी शर्त नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। तो हम आज मिले तो पहली बार हमने यही चर्चा की है, यार गलती कर दी। चलिए कोई बात नहीं सर, 500 कहे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन आएगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था रूस अपनी यात्रा के दौरान कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो वो समय अब शुरू होगा शांति का। डोनाल्ड ट्रंप की आप पहली प्रेसिडेंसी देख लीजिए, अमेरिका की ओर से कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं छेड़ा। जो युद्ध चल रहे हैं उनको अगर कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट खत्म करा सकता था तो डोनाल्ड ट्रंप थे, और वो होगा। आप समझिए कि बहुत जल्दी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा। इजराइल और ईरान का जो चल रहा है मामला, वो भी समय लग सकता है, लेकिन वो भी उतार पर आपको दिखाई देगा। तो हॉस्टिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। रही तो कहती है कि मैं 24 घंटे में खत्म करा दूंगा रूस यूक्रेन का अभी युद्ध। इलेक्शन कैंपेन में तो ये सब बोला ही जाता है। रेटरिक जो है वो भाषणबाजी ना हो तो फिर जनता में उत्साह कैसे है, जोश कैसे है? अमेरिका में कहा भी जाता है यू कैंपेन इन पोएट्री एंड यू गवर्न इन प्रोज। तो थोड़ी पोएट्री चलती है कैंपेन में। दूसरी चीज है, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति बना, भारत के लिए क्या अच्छी खबर? कोई भी बन जाता। भारत से रिश्ते खराब तो करता नहीं। भारत की जरूरत है अमेरिका को, कोई भी राष्ट्रपति बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत इसलिए थी कि हमारे यहाँ जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी और होते होते एंटी नेशनल, वो जो टूल किट है, उसकी जो सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलता था, वो यूएस से था। अब आप बताइए, कमला हैरिस ने 370 पर बयान दिया था कि कश्मीर के लोग याद रखें कि वो अकेले नहीं हैं, जरूरत पड़ने पर हम उनके साथ हैं। ये भाषा आप डोनाल्ड ट्रंप से कभी नहीं सुन सकते। और वो सुनने के बाद जो 370 को खत्म करने का विरोध कर रहे थे, उनके हौसले का अंदाजा आप लगाइए। सीए का जो है उन्होंने विरोध किया। ये हमारा इंटरनल मामला था। हम किसको सिटीजनशिप देंगे, किसको नहीं देंगे, ये भारत तय करेगा, ये कोई भी देश तय करेगा। नहीं, जब आपने कहा कि वो इकोसिस्टम, तो उसमें आप हमारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल विपक्ष जो है उसको शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल, उसको शामिल नहीं करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अफसोस होगा आज की ट्रंप आ गए, बहुत ज्यादा, बहुत दुख होगा। जब राहुल गांधी, कमला हैरिस अगर जीत गई होती तो आज देश का एक बड़ा वर्ग दिवाली मना रहा होता। आप इससे समझ लीजिए, सारी उम्मीद उसी पर टिकी थी। 14 हार गए, 19 हार गए, 24 में हटा देंगे, हटा नहीं पाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो जो उनको बाहरी सपोर्ट मिलना था, ये जो जॉर्ज सोरोस खड़े थे और इस तरह के तमाम जो है रिजीम चेंज वाले घूम रहे थे दुनिया में,
और जिनके पास लेकर जा रहे थे यहाँ से कुछ लोग जो नेता जा रहे थे, उन सब का खेल खत्म हो गया। मोदी जी ये ने जो कहा है सीए कि विरोधी आंदोलन था, ये तथाकथित किसान आंदोलन था, इस सब की सप्लाई लाइन जो है आप समझ लीजिए कि खत्म होने वाली है। अब पैसा नहीं आने वाला है। ये जो खालिस्तानी तत्वों का जो तांडव देखा हमने 26 जनवरी को, वो फिर से नहीं होने वाला है। तो देश में जो अराजकता फैलाने की, अशांति, इस रिजीम को, इस सरकार को अस्थिर करने की, इस देश की अर्थव्यवस्था की गति रोकने की, विकास की गति, वो जो योजना थी, वो जो रणनीति थी, या वो जो षड्यंत्र था, वो खत्म हो गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा। हम ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़े थे जहां से हमारी इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ। मैं जानना चाह रहा हूं, हो सकता है व्यूअर्स को भी लग रहा हो, क्या ये लिंक इतना ऑब्वियस है जैसा आपने बताया? बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और ये छुपा हुआ नहीं है। भाई, राहुल गांधी को लेकर उनके जो सलाहकार हैं, जिस तरह से जिन लोगों से मिलवा रहे थे, तो ये तो मतलब वीडियो है उसके, फोटोग्राफ है उसके, कोई बंद कमरे में छिपी हुई बैठक तो हुई नहीं जिसकी बात हो रही है। तो वो सब तो बड़ा ऑब्वियस था। किसान आंदोलन जो तथाकथित था, उसका क्या हुआ, उसमें कौन लोग थे, ये छिपा हुआ है किसी से। सीए का विरोध कौन लोग कर रहे थे, ये क्या छिपा हुआ है किसी से। तो वो सब जो उनको जो एक प्राणवायु मिल रही थी जी, वो बंद हो जाएगी। हमारे लिए शांति से विकास का, हमारी जो इकॉनमी है उसको आगे बढ़ाने का, और दुनिया में भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का एक नए सिरे से अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री की जो स्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स में और ग्लोबल मंच पर जो है, उसको आप देखेंगे किस तरह से निखर कर सामने आती है। इसी थ्रेड को जो सर ने कहा, इसी को मैं चाहता हूं थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करें कि हमारे जो हमारे इंटरनल आप कह लीजिए फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, या इस सरकार को जहां जहां पर तकलीफ का सामना करना पड़ा, उन्होंने कहा कि बड़ा ऑब्वियस था कि सबका सपोर्ट कहां से आ रहा था, अमेरिका में बैठे हुए लोगों से आ रहा था, और शायद उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उन लोगों को मदद ही कर रहा था। ट्रंप आएंगे, सब बदल जाएगा अचानक? देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा के लोग और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द यूएस डीप स्टेट जो है, जो कि बिलीव ही नहीं करता ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में। जैसे कि अगर आज आप प्रधानमंत्री का ट्वीट देखें तो उनकी जो लास्ट लाइन है उसमें उन्होंने लिखा है कि फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ही इज होपफुल, यानी भारत के प्रधानमंत्री को भी पता है कि अगर कमला हैरिस आती तो ये पीस और स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का कोई चांस बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं। हालांकि भारत के जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं, भारत ने सबके साथ काम किया मिल करके और सबके साथ डील किया है, चाहे वो बराक ओबामा से लेकर के अभी जो बाइडेन तक। और इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो तो है, लेकिन पीस और स्टेबिलिटी कहाँ है? वो कहते हैं ना कि एक हाथ में कैरेट और एक हाथ में स्टिक वाला उनका वो था एटीट्यूड डेमोक्रेट्स का। और ये जो रेजीम चेंज वाले, ये डोनाल्ड लू, विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोग, जो कि लास्ट टाइम आपने कहा, हमने बताया था कि भाई वो बार बार कभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में क्लैश करा रहे हैं, कभी आपके नेबरहुड में रेजीम चेंज करा रहे हैं, और उन्होंने करा दिया हर जगह। तो अगला नंबर आपका था, तो भारत को एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है। डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों में बिलीव नहीं करते क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं। हमने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया, वो उस माइंडसेट से नहीं आते, वो उस लॉबी का हिस्सा नहीं है। और भारत में देखिए फॉल्ट लाइंस हैं, और फॉल्ट लाइंस नहीं है तो क्रिएट की जाती हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे की जाती हैं, रीजनल बेसिस पे की जाती हैं। अमेरिका में एक बहुत सोचे समझे तरीके से जो इंडियन अमेरिकन है उनको तमिल अमेरिकन, बिहारी अमेरिकन, बंगाली अमेरिकन बनाया जाता है। वहां की यूनिवर्सिटीज बताती हैं, वहां पे प्रोफेसर बनाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपकी आइडेंटिटी जो है वो अब बंगाली अमेरिकन की है, इंडियन अमेरिकन क्या चीज होती है। तो जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो चीज डाली जाती है, उनको बताया जाता है कि आपका जो जेंडर है, आइडेंटिफाइंग योर जेंडर और जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बनिस्बत की आपकी नौकरी के और आपके इन चीजों के। तो ये तो अंदर की बात हो गई भाई। अब अमेरिका जो है वो आपके देश के अंदर छेड़खानी करना या कुछ ये सब करना, षड्यंत्र करना, ये सब वो कम कर देगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो करते रहेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल। हाँ, उस स्तर पर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट था, हर तरह का सपोर्ट, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे दूसरे तरीके से हो, या प्रेशर बनाकर हो,
वो सब खत्म हो जाएगा। आपको ये नहीं लेकिन मिलेगा वो लोग चुप होकर घर बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और ये नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो है जो बाइडेन से मीटिंग में जा रहे हैं, उनके घर जाने वाले हैं, डिनर पे जाने वाले हैं, और 2 दिन पहले खालिस्तानियों को बुला करके उसी व्हाइट हाउस में बुला करके मीटिंग की जा रही है। ठीक है, एक तरीके से उनको कंसोल किया जा रहा है एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के स्तर पे, व्हाइट हाउस के लेवल पे। वो चीजें नहीं होंगी। तो अब ये तो हमने अंदर की बात की कि भी आपके इंटरनल पीस के लिए कितना बेटर है कि ट्रंप आ गए। अब जरा हमारे जो नेबरहुड में या और जहां हमारे थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं या जो इरिटेंट्स हैं, उनको ट्रंप को कैसे डील करेंगे, या हमारी साइड रहेंगे या नहीं रहेंगे। से फॉर एग्जांपल कनाडा भी आपके साथ जो चल रहा है, खालिस्तानियों की हमने बिल्कुल खालिस्तानियों से हम परेशान हैं, कनाडा में भी, अमेरिका में भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया में भी परेशान है, इंग्लैंड में परेशान। देखिए पूरी दुनिया में 2 तरह की पार्टियां हैं, एक को हम कंजर्वेटिव पार्टीज बोलते हैं, एक को लिबरल पार्टी बोलते हैं। भारत में बीजेपी कंजर्वेटिव में आएगी और यहाँ रिपब्लिकन आएगी, और वो जब साथ में रहती है तो जैसे हम भारत में बोलते हैं डबल इंजन की, यूपी में और साइड में, तो उसको भी डबल इंजन है, ये भी डबल इंजन बिल्कुल। भारत के बीजेपी के नेता, भारत के बीजेपी के नेता, भारत के सुनिए तो, भारत के बीजेपी के नेता कंजर्वेटिव कन्वेंशंस में जाते हैं। राम माधव जी कहते हैं, बुलाया जाता है उनको, और पूरे विश्व के लोग जाते हैं। तो एक तो वहां उस लेवल पे सिमिलैरिटी है कि आप लोकल कल्चर से चलेंगे कंट्री को, और कंट्री प्रो कैपिटल होगी, प्रो मार्केट होगी, वो सोशलिस्ट नहीं कि सब आप जैसे, बल्कि कल तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया कि प्रॉपर्टी राइट्स पे है। तो पहली बात तो वहीं से समानता आ जाती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप में एक और है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से पॉलिटिकल आउटसाइडर है। उनको लोग कहते हैं कि भाई ये तो बिजनेसमैन है, तो वो करेगा, और बिजनेसमैन तो कभी नहीं चाहता झगड़ा हो, वो तो चाहता है डील हो और प्रॉस्पेरिटी आए। तो वो भारत के लिए दोनों अच्छा होगा। और पहला आई थिंक बड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट है किसी भी दुनिया का जो टेररिज्म के पीछे इस्लामिक टेररिज्म शब्द लगा के बोलता है। पाकिस्तान का नाम लेने से डरता नहीं। अभी एक इंटरव्यू था बड़ा इनफॉर्मल सा, उन्होंने कहा मोदी इज अ वेरी शार्प गाय, आई मेट हिम, एक इंडियन भी बैठा था, उन्होंने कहा एंड दैट कंट्री इन द नेबरहुड, I think you guessed. Modi told that I will put them down. तो पाकिस्तान को मतलब वो दिखा भी देते हैं कि वो क्या कंट्री है। तो ये पाकिस्तान को यूज करना हमारे अगेंस्ट में, चाइना को यूज करना, उसमें ट्रंप बिल्कुल पीछे से नहीं, साफ गोई से सामने से मुंह से बोले। जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन के बीच में बोला ये मामूली बात नहीं है। और कनाडा का मुस्लिम वोट के नाराज होने का पूरा डर था, आशंका थी, इसके बावजूद बोला, पूरा ट्वीट करके बोला है वो। और हिंदू शब्द नाम लिया। आपके यहाँ भारत में कोई राजनेता नहीं बोल पाया वो ट्वीट जो ट्रंप ने किया पिछले कैंपेन में बोला कि इफ आई बिकम प्रेसिडेंट, हिंदूज विल हैव अ फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। एक तरह से 2000 पिछले चुनाव में तो मोदी जी ने ऑलमोस्ट कैंपेन ही कर दिया था उनके लिए। हाउडी मोदी जो कार्यक्रम था उसमें अब की बार ट्रंप सरकार हुआ, नमस्ते ट्रंप यहाँ हुआ, उसमें अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगे उसमें ना, उसमें पोस्टर थे अब की बार। वो चुनाव ट्रंप हार गए, वो ट्रंप। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया, आरोप कैंपेन करने गए थे। नहीं, वो हम सब के लिए भी बड़ा नया था कि भाई कोई भारत सरकार है, भारत का प्रधानमंत्री किसी कैंडिडेट को लॉन्च कर रहा है। लेकिन एक चीज आप ये मानिए कि ये हमेशा से ये उल्टी बस चलती थी, उल्टी गंगा बहती थी। पहली बार हुआ किसी भारत के प्रधानमंत्री ने ये हिम्मत दिखाई कि आप हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस करते हैं, हम भी आपके यहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वरना वो चुनते थे, वरना पहले वो आते थे। और बड़ी चर्चा थी जब यूएनजीए की मीटिंग में जाने वाले थे प्राइम मिनिस्टर कि ट्रंप से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अमेरिका में बड़ी उत्सुकता थी, खासतौर से जो है डेमोक्रेट्स में बड़ा वो था कि अगर मिलेंगे तो इसका मतलब इनके कैंपेन को एंडोर्स करने जा रहे हैं, तो उससे बचे प्रधानमंत्री। जब मैं बात करना चाह रहा था खालिस्तान की, खालिस्तानियों की, रादर खालिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं करता, ना कभी होगा। से ट्रूडो और ट्रंप ये कैसे जेल करेंगे? देखिए पहली बात तो ट्रूडो का अपना चुनाव है 25 में, जगमीत ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है, केवल वो एक्सटर्नल सपोर्ट है। उसको भी लगता है कि अब ये इतना अनपॉपुलर है वो व्यक्ति और चीज़ों पे, केवल खालिस्तान पे नहीं, जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो देश की हालत है, फॉरेन पॉलिसी बाकी जगह पे है, तो उसने भी हाथ पीछे खींच लिया। तो और वो भी लेबर से, मतलब लिबरल पार्टी से आता है, वहां पे जो कंजर्वेटिव है, क्या नाम है, हमारा ऐसा कोई लिवरेज है क्या कि यार इनके नट बोल्ट कसो जरा? बिल्कुल लिवरेज है, बिल्कुल लिवरेज है, बिल्कुल लिवरेज है। कनाडा तो बिल्कुल ऑलमोस्ट उनके कपल में काम करता है। कनाडा और यूके तो दे बिहेव ऑलमोस्ट देयर एक्सटेंशंस ऑफ यूके यूएस। मानते हैं कि आज का जो कनाडा है हमारे लिए कल का पाकिस्तान, वो स्थिति है कनाडा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रूडो है या नहीं, ट्रूडो तो जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो भी हमारे प्रति दोस्ती का भाव रखता हो या खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट अगर ट्रंप चाहे तो इनकी बकवास बंद कर सकते हैं ना। ट्रंप के हाथ में वो चाबी है, वो चूड़ी है कसने की। ओके, जब तक वहां से सपोर्ट मिलता रहा, ये ट्रूडो क्यों कूद रहा था इतना? क्योंकि उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट था और हर तरह का सपोर्ट। अमेरिका की ये जो दोहरी नीति है ना,
देखिए, चीन हमारा दुश्मन है, हमारी दुश्मनी है, लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो चुकी है, उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि एक दूसरे के खिलाफ है। अमेरिका दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करता है, दिखावा दोस्ती का करता है, दोस्ती का काम भी करता है, लेकिन इस बात को भी इंश्योर करने की कोशिश करता है कि भारत बहुत ताकतवर न होने पाए, आगे न बढ़ने पाए। वो उनको लगता है कि हमने एक गलती की चीन को आगे बढ़ाकर, अब वो दूसरी गलती नहीं करना चाहते कि भारत को आगे बढ़ाएं, कि भारत हमको चैलेंज करने की स्थिति में आ जाए। तो इसलिए जो है रूस से भारत की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। खासतौर से जो डेमोक्रेट्स है वो तो बहुत ही खिलाफ थे, हर तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की कि तेल मत खरीदो, कि S-400 मत खरीदो, दूसरे हथियार मत खरीदो, लेकिन जानबूझ के मोदी ने खरीदा। और मोदी ने रूस की इकॉनमी जो है, अमेरिका बर्बाद करना चाहता था, रूस की इकॉनमी को बचाने का काम किया, और उसके साथ साथ यूरोप की इकॉनमी। अगर जो हमारी प्राइवेट कंपनियों ने कच्चा तेल खरीदा और रिफाइन करके यूरोप को बेचा, न बेचा होता तो वहां त्राही त्राही हो रही होती, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई होती। भाई तेल और गैस अगर न मिले यूरोप को, इतनी ठंडी जगह है वहां, तो इतनी हीटिंग की जरूरत होती है, हालत खराब हो जाए। तो इस किस्म किसी के प्रेशर यूरोपियन कंट्री ने मना नहीं किया कि ये तो रूस का तेल है, हम नहीं लेंगे। वो रूस से इंडिया होके रिफाइन होके गया। तो ये इस किस्म के प्रेशर्स हटेंगे, इस तरह के प्रेशर्स। अब जैसे हम लोग खालिस्तान की बात करते से, वो आतंकवादी पन्नू है, पन्नू वो अमेरिका में बैठ के थ्रेट देता है कि मैं तुम्हारे हवाई जहाज उड़ा दूंगा, दिवाली नहीं मनाने दूंगा, फलाना नहीं करने दूंगा, ये एयरलाइन नहीं उड़नी चाहिए। ये सब टेररिस्ट एक्ट्स ही है ना। मेरे हिसाब से तो पहले 6 महीने में जो मेरा एक तरह से आंकना होगा, लिटमस टेस्ट होगा ट्रम्प को, कि पन्नूम पे क्या होता है, कि कैन ही कीप सेइंग दिस। और यहाँ पे जो हमारे जो उनके एम्बेसडर हैं गरसेटी, वो कहते हैं कि जब कोई एक्शन होगा तो हम एक्शन लेंगे। ये तो बातें कही जा रही हैं कि जब वो मार देगा तब। जब हाँ, ये उनका स्टेटमेंट आया अभी 3 दिन पहले कि वी ओनली एक्ट ऑन एक्शंस, वी डोंट एक्ट ऑन वर्ड्स। एरिक गारसेटी के बारे में अब हम क्या कहें, वो बेचारे खुद ही 2 दिन के मेहमान हैं, अब तो चले जाएंगे, ठीक है। वो बहुत क्लोज डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लगे हुए, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जहाँ एलए में मेयर थे, पॉलिटिशियन एम्बेसडर हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन एम्बेसडर है। और वो यहाँ इंडिया में भी क्या करते हैं सबको पता है, वो टीवी पे बोलने वाली चीजें नहीं है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि डांस अच्छा करते हैं, अभी दिवाली पे खूब वो एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है यूएस का, उनका डांस जो है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पन्नू है या ये जितने भी लोग हैं, अगर मैं आज ये चाहूं कि एरिक गारसेटी की फोटो का प्रिंट आउट निकालूं और निकाल करके उनके चेहरे पर टारगेट का निशान बनाऊं, उनके नीचे उनका नाम, पता और फोन नंबर लिख करके दिल्ली की दीवार पे चिपका दूं, तो मुझे सबसे पहले जेल में कौन डालेगा? दिल्ली की पुलिस डालेगी। ठीक है, बिल्कुल, किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, दिल्ली पुलिस वैसे। और ये हमारे साथ हो चुका है, ठीक, ये वो कर देंगे। लेकिन कनाडा में गुरुद्वारों के बाहर और चौक चौराहों के ऊपर इंडियन एम्बेसडर के ऊपर नाम के ऊपर वो लगा करके उन्होंने किया। यूएस में किया। यूएस में ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो जो लैंगले में बैठे हुए जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो सीआईए वाले हैं, उनका एसेट, और ये भारत की सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट को बोला हुआ है ऑफिशियली कि वी नो कि वो तुम्हारा एसेट है, हमको पता है कि ये तुम ये उसको प्रोटेक्शन देके करवा रहे हो। आप मुझे बताइए, अमेरिका और यूएस जैसी जगह पे जहां पे आप किसी को अगर आप धमकी देने का, अगर आप कहते हैं ना कि आप इंसिनुएट भी कर दें, आपकी बातों से अगर उसको थ्रेटनिंग फील हो, तो वो एक फोन करता है और आपको उठा करके वो जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे एक तो गोली चला सकता है, मैं आपके घर में घुस गया अगर मैं गेट से, तो गोली मार सकता हूं। एक आदमी ये कह रहा है कि मैं एयरप्लेन उड़ा दूंगा, कोई एक आदमी ये कह रहा है कि मैं, और अक्सर कह रहा है, और डिप्लोमेट्स को गोली मारेंगे। आपके वहां पे हाई कमिश्नर अभी आए हैं, उन्होंने बताया कि मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर तलवार से हमला हुआ। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। अरे भाई, ये जो आपका जो गुप्ता जी पकड़ रखे हैं इन्होंने अमेरिका में, पन्नू को मारने की साजिश में, जो वो खुद डीए का एजेंट है। उसने मार दिया क्या? वो खुद डीए का एजेंट, उसने मारा तो नहीं है, उसने भी नहीं मारा, कोई एक्शन लॉजिक उस पर अप्लाई करो ना। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि हमने उसके खिलाफ एक्शन इसलिए लिया कि हम समझना चाहते हैं कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है। इसका भी समझो फिर, पन्नू कैसे ऐसा हुआ कि सीआईए के रहते, एफबीआई के रहते, अमेरिका में आकर एक इंडियन एजेंट इस तरह की कोशिश कर सकता है। सर, वो है भी ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो है, डीए ने पकड़ा उसको, वो डीए का एजेंट है। वो अच्छा, वो डीए का ही, जैसे डेविड कोलमैन हेडली, इसका असली नाम दाऊद गिलानी था, वो किसका एजेंट था? वो डीए का एजेंट था, वो एफबीआई का एजेंट था। सो अब इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए, ट्रंप चाहे तो ये सब नॉनसेंस बंद हो सकती है। इंडिया वो डेफिनेटली वांट देम टू डू दिस। खालिस्तानियों को कम से कम लंच और डिनर तो होस्ट नहीं करेगा व्हाइट हाउस, वो भी प्रधानमंत्री की विजिट से एक दिन पहले। वो क्या करते हैं, वो पैसिफाई करते हैं ना इन ग्रुप्स को, बिकॉज उनके ही पाले हुए लोग हैं। नहीं, ये तो केस चल रहा है ना, अमेरिका में भी केस चल रहा है ना,
आप बोल रहे हो कि इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कनाडा बोल रहा है, अब रियल टेस्ट तो वहां है कि आप उसका आप क्या करते हो? वो तो देखिए, मुझे लगता है कि वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बिकॉज ये छोटे छोटे इरिटेंट्स, और आप इंडिया के एनएसए को मतलब इंडाइट करोगे, मतलब यू कांट गेट मोर फूलिश देन दिस। मतलब इस आप बेवकूफी भरी हरकतें, ये सब आप डेमोक्रेट से या लिबरल पार्टी से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ये एक हुआ मोर्चा। हमारा आप इमीडिएट नेबर उड़ाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा वहाँ पे परेशानी हो रही है। अभी कल ही हुआ, परसों हुआ वहाँ पर चटागोंग में हिंदुओं को पुलिस और वहाँ की फौज ने जाकर घरों से निकाल के मारा है। अब ये सब बकवास बंद होनी चाहिए, ये सब फैलाया हुआ रहता। आप लोगों ने बताया अमेरिका से बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। सर एक पॉइंट छोटा सा मैं कहना चाहूंगा कि ये जो परसिक्यूशन है इंडियन अथॉरिटीज के साथ जो किया जा रहा है या इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ये चीजें खुद फेस करके आए हैं। जितने केसेस खुद उनके खिलाफ इन्होंने किए हैं, वो तो भाई जेल नहीं गया, बल्कि इस बात को एक बार को बोल देना चाहिए, ऐसा कोई प्रेसिडेंट इसको 2 बार आपने इम्पीच करा, 3 सिविल केसेस लगाए, 15 स्टेट से उसका सिंबल निकालने करा, 2 बार उस पर असैसिनेट अटेम्प्ट करा, फिर भी वो बांग्लादेश अंडू तो नहीं कर सकता अमेरिका, या कर सकता है? कर सकता नहीं, क्यों नहीं कर सकता? जो कू हुआ है, शेख हसीना यहाँ बैठी हुई है भाई, 1 घंटा लगेगा फ्लाई करके चीज वापस। तो ये होगी कि जिन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ ये नरसंहार किया, ये सब किया, उनके खिलाफ जांच हो, उनको सजा दिलाई जाए। भारत की ओर से पहला दबाव इस बात का होगा। और जो रिजीम चेंज, अब आप देखिए किस तरह की रिजीम चेंज हुई है। कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक एडवाइजर है किसका ये नहीं पता। सरकार नहीं है, लेकिन सरकार का एडवाइजर है। मतलब ये अद्भुत चीज जो है, पहली बार एडवाइजर टू ए नॉन एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट। और वो एडवाइजर वो है बराक ओबामा और उनकी पार्टी और उनके गैंग का खड़ा किया हुआ आदमी। वो तो खुल के मिलाने ले गया ना, क्लिंटन और ओबामा मंच पे बुला के उनका स्वागत कर रहे हैं और कहा कि रिजीम चेंज में हमारी नहीं, तो अगर ट्रम्प चाहे तो शेख हसीना वापस जा सकती है। अब वो इतना बड़ा कदम जो है हो जाएगा, इसकी तुरंत बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन वहां परिस्थितियां बदलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जिहादी तत्वों का वहां कब्जा हो गया है वो कम होगा। समय कितना लगेगा ये पता नहीं, लेकिन शेख हसीना के लिए वैसा थ्रेट नहीं रह जाएगा जो अभी है। जिस तरह से मुकदमे उन पर दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक्स्ट्राडिशन की मांग हालांकि बहुत दबे स्वर में हो रही है, लेकिन हो रही है, वो सब बंद हो जाएगा। तो शेख हसीना के लिए उनकी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया, बैन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो बैन अब स्टैंड करेगा, लेकिन ये सब रातों रात तो कुछ बदलने वाला नहीं है, समय लगेगा। नेगोशिएशंस और ट्रंप जो है वो इतनी आसानी से कुछ नहीं देने वाले, उसके बदले में भी चाहेंगे। तो मेरा मानना है कि ट्रंप का ये जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बार्गेनिंग पावर है उसका टेस्ट, उसका इम्तिहान होगा। गुज्जू भाई, हाँ, कि कौन जो है अपनी बात ज्यादा मनवा लेता है। लेकिन शेख हसीना रिलीव्ड होंगी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। उनका सारा टेंशन अब मोहम्मद यूनुस पे आ गया होगा आज। रिजल्ट वो सबसे ज्यादा देख रहा हूं। और एक चीज ये भी देखिए, पहली बार कोई हिंदू महिला सेकंड लेडी बनने जा रही है। जेडी वैंस की पत्नी इंडियन, ठीक है, और तेलुगु है, वो तेलुगु है, चरकुरी। हाँ, और उन्होंने ये चीज बोली है, जेडी वैंस ने ऑन रिकॉर्ड बोली है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना ये मैंने उषा से सीखा है, बिकॉज हिंदू धर्म में दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाया जाता है, तो क्रिश्चियनिटी का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये मैंने अपनी वाइफ से सीखा। आपने किसी चुनाव में इतना हिंदू धर्म पर ट्वीट, उसकी बातें सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी किसी भी देश के चुनाव में। भारत में होते तो अब तक मतलब लेवल कर दिया होता कि ये राइट विंगर है और संगी है, हाफ पैंट पहनते होंगे। आज इमरान खान भी खुश है। इमरान खान को तो हटाया ही उन लोगों ने जो सत्ता से बाहर गए, लेकिन इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह की उसे डोनाल्ड लू को किया धरा है ना, जिसका हम नाम लेते हैं। डोनाल्ड लू चला जाएगा, लेकिन संतोष ये है कि हमारे साथ जिन्होंने ये किया वो चलेगा। हाँ, ये चीज होगी। बाहर तो निकाल सकते हैं उसको? नहीं निकालेंगे, क्योंकि इमरान खान जब प्रधानमंत्री, दो अलग चीजें हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं और निकालेंगे कि नहीं। तो डॉक्टर अफरीदी को छोड़ने के लिए इमरान खान से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जिसने ओसामा बिन लादेन का पता बताया था। हाँ, उसको पकड़ लिया था, ठीक है, तो उसको छोड़ने के लिए कहा था। इमरान खान ने ट्रंप की बात नहीं मानी थी। अगर आप अफरीदी को नहीं छोड़े तो हम आपको क्यों छुड़ाएंगे? तो उसकी भी वो एक अलग डिस्कशन है, उसके लिए आपको आधे घंटे का प्रोग्राम अलग से करना नहीं, उनका अभी वो उनके अरवी जी है ना राष्ट्रपति, शायद अभी भी इमरान खान की पार्टी के, या पहले अब जरदारी पार्टी, अब जरदारी, हाँ, पार्टी चलाते शायद। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है,
बधाई देते हुए इमरान खान बधाई की तो तरफ से। देखिए, क्योंकि अब वो कंट्री के प्रेसिडेंट है तो हर आदमी देगा ही। उम्मीद करेंगे कि कुछ बदलेगा। शेख चिल्ली के सपने हैं, वो होना नहीं है। ये सबसे ज्यादा टाइट तो आते पाकिस्तान को ही किया था ट्रम्प ने। देखिए, ये पाकिस्तान- 30 बिलियन डॉलर हमसे लेता है, आतंकवादी भी अपने यहाँ रखता है, अफगानिस्तान के भी देखिए, सबके। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है ना, एक तो वो बेवकूफ है, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान की। वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है ये। उनको ये लगता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हमको छुड़ा देगा। क्यों छुड़ाएगा वो? आप तो जा रहे थे, आप एक इस्लामिक चैनल खोलने जा रहे थे, आप इस्लामिक ब्लॉग बनाने जा रहे थे, आप तो यूएस की पूरी पूरी जियो पॉलिटिक्स फेल करने जा रहे थे, तो वो तो आपको निकालने से रहा। सो इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इंडिया को ये फायदा है कि कम से कम इंडिया के जो इर्द गिर्द ये जो थ्रेट्स थे अब वो कंट्रोल होंगे। बांग्लादेश में वापस से शेख हसीना को भेजा जा सकता है, इस चीज के लिए मैं होपफुल हूं। कश्मीर में जो अभी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस करने की कोशिश हो रही है, ऑब्वियसली पाकिस्तान उस पर लगाम लगेगी। चाइना के साथ हमारे जो टेंशन है उसमें कमी आई है और कमी आएगी, क्योंकि अब चाइना को ट्रंप से लड़ना है और वो टैरिफ वॉर और जो है वो एक तरह से जो है उनका बिजनेस का जो झगड़ा होगा वो उससे चीन पर कितना असर पड़ता है। ये देखिए, जो कोरोना के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई और जो ट्रंप लगातार कह रहे हैं, अपने कैंपेन में भी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हम अब वापस ले आएंगे, अमेरिका जॉब्स देंगे, उस सब का असर। उसके अलावा इनकम टैक्स खत्म करने की जो बात कही है उसका असर, उसका सबसे ज्यादा असर अभी जो तुरंत दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट पर। तो ये सब जब चेंज होना शुरू होंगे तब समझ में आएगा कि दरअसल इसका असर कहां कहां तक और कितना हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ना जो चेस खेलते हैं तो एक मैच चल रहा है बिल्कुल, और अलग अलग गोटियां अलग अलग जगहों पर हैं और अचानक से सब रीड्रॉ हो रहा है, सब रीड्रॉ होने लग गया। वो और जो जेलेंस्की को आज पूछना चाहिए अब तेरा क्या होगा कालिया। बधाई तो उसने भी दी है। भाई ने भी चिट्ठी लिखी है। बधाई उसने भी दी है, भाई ने दी है, भाई ने दी है। बधाई दी है, बट वो वॉर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि नीडलेस वॉर है, हम क्यों हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं वहां पे। पैसा देना, हथियार देना, दोनों बंद हो जाएगा बहुत जल्दी, और वॉर अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं तो वॉर खत्म हो जाएगी, चढ़ाई कर देंगे पुतिन साहब। तो चढ़ाई कर देंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है ना भाई। आप देखिए, इन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट की थी यूक्रेन में, भाई पुतिन मजबूर हुआ ना हमला करने को। आप पूरा नेटो का पूरा तोप खोल दे रहे हो उसके मुंह पे। आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा था उसके पास। यूक्रेन इतने साल से था, पुतिन ने कभी हमला क्यों नहीं किया? भाई सोवियत यूनियन टूटे, जमाना बीत गया, एक पूरी जनरेशन तैयार तो हो गई। यूक्रेन को इतना सब होने के बाद अबैंडन कर सकता है अमेरिका अचानक? हाँ बिल्कुल कर सकता है। देखिए, एक जो है एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में कि जर्मनी को एक होने दो, आप उसमें मत बोलिए, हम नेटो का पूरब में विस्तार नहीं करेंगे। उस एग्रीमेंट को अमेरिका ने तोड़ दिया। रूस का जो प्रोवोकेशन है वो ये है, और तोड़ते तोड़ते आप रूस की दरवाजे तक आ गए। सर वो तो अरबों जिसको अरबों डॉलर के हथियार दिए हों, हर तरीके से मदद की हो, अब यूं ही छोड़ दोगे उसको? अब अच्छा शेर के सामने बकरी के तरीके मिलेगा क्या उससे? सर अफगानिस्तान में नहीं छोड़ के गए, $1 ट्रिलियन रातों में छोड़ के चले। सर वही बात है, फिर ये थर्ड वर्ल्ड है, वो यूरोप है। नहीं, अब कुछ भी हो, वो कुछ भी हो भाई, जब अगर आप कहते हैं कि हम नेशन फर्स्ट की बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो आप यूक्रेन का साथ देकर तो अमेरिका को ग्रेट नहीं बना सकते। उसके बारे में तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा। जो बात लगातार कैंपेन में कह रहे थे कि हम 2 घंटे में, 4 घंटे में, 24 घंटे में खत्म कर सकते हैं वॉर, तो और कैसे कर सकते हैं कि आप यूक्रेन से को सहायता देना बंद कर दीजिए, युद्ध खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के पास अपना क्या है? अमेरिका और यूरोप जो है पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, इसलिए वो लड़ रहा है। मर्सिनरीज भेज रहे हैं, मतलब भाड़े के लड़ने के लिए। वो वहां लड़ने वाले नहीं रह गए, तो भाड़े के लोग भेजे जा रहे हैं दुनिया भर से इकट्ठा करके। जो ट्वीट किया, पोस्ट किया है ज़ेलेंस्की ने, उसमें है वर्ड लिखा है कि यूरोप्स ग्रेट मिलिट्री पावर यूक्रेन। आपको मिलिट्री पावर बता रहे हैं वो तो वो पूरी लड़ाई में उनका ब्रवाडो, जो कपड़े बड़े पहन के आते हैं, वही तो उनका है। बाकी उनके पास कुछ नहीं है, टी शर्ट पहन के जरा बॉडी तो ये झगड़ा निपटेगा एकदम निपटेगा। और जल्दी एक चीज जो होगी वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, हम एलॉन मस्क का जो फैक्टर उसको भी देखिए, क्रिप्टो वाले शेयर्स अब ऊपर हो जाएंगे क्योंकि वो थोड़े डीरेगुलेट करेंगे। ड्राइवरलेस कार होंगी, सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के जो रेगुलेशन, जितने भी रेगुलेशंस हैं, डेमोक्रेट देखिए रेगुलेशंस लगाएंगे, रिपब्लिकन हटाएंगे, उसमें भी ट्रंप।
और एलन मस्क का ऑलमोस्ट सरकार में आ जाना, क्या पता वो कोई मंत्री पद ना ले ऑफर ले। किया है, आज आज बोला है, मीडिया में भी आज चेंज बोला है। होगा। CNN अगर आज आप देखते तो लग रहा Meltdown था था बिल्कुल। जैसे किसी की बरसी है। वहां पे तो सब मुंह लटका के कहते हैं दुनिया का असली गोदी मीडिया जो है, असली गोदी मीडिया जो है ना, वो जो CNN, MSNBC और ये सारे, वो आज यहाँ वाले मत बताइएगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा नहीं लगता। वैसे आपको मन तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता। सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। यही बात है। असली गोदी मीडिया तो वही है ना। अब आप सोचिए कि आप भाई साहब, हमको टेस्ला और स्टारलिंक कब मिलेगा? देखिए वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये डोनाल्ड ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प की भी तो प्रॉब्लम यही है ना। डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाता बहुत है, ज्यादा। अगर हम उनके ऊपर हार्ले टैरिफ डेविडसन नहीं का लगाएंगे मामला इसी पे तो अटका था। तो हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है, हमारी जो अपनी ईवीज हैं, हमारी जो अपनी कंपनीज हैं, टाटा, महिंद्रा, ये सारी जो इंडियन कंपनीज हैं, तो भाई उनका ग्रोथ कैसे होगा? वो टेक्नोलॉजी में आगे कैसे जाएंगी? उनको फेयर शेयर कैसे? अगर आप हार्ले डेविडसन ले आएंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की थी, और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से चली गई वापस। मतलब हमको यह सस्ती मिलती है हार्ले डेविडसन। हाँ, कि हार्ले डेविडसन के ऊपर आप 100% टैरिफ लगाते हो अमेरिकन कार्स के ऊपर। भाई कार्स लग्जरी आइटम है, इंपोर्टेड कार्स, वो आम इंसान के लिए तो है नहीं कि हम उसको सब्सिडी देंगे, उस पर टैरिफ भी तो लगाएंगे। और अगर हम उन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो हमारी अपनी इंडस्ट्री का क्या होगा? तो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज बंद होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कोका कोला और पेप्सी आए तो कैंपा कोला बंद हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब वो रिलायंस ने उसको दोबारा लेकर उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतने जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, उनके सामने आपकी छोटी इंडस्ट्रीज कहाँ टिक नहीं टिक पाएंगी, वो उनको टेक ओवर कर लेंगे। तो आप ठीक है। अपना खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा? सर, अब ये मिडिल ईस्ट, इजराइल, ईरान, हमास, लेबनान, यहाँ ईरान के लिए टाइम ठीक नहीं है, ईरान के लिए बहुत खराब है। मतलब इजराइल के हाथ खुल जाएंगे और बिल्कुल बिल्कुल खुल जाएंगे। क्योंकि ज्यूइश लॉबी अमेरिका में वैसे ही स्ट्रांग है, रिपब्लिकन्स के साथ वो और स्ट्रांग है। अब जब उनको बैटिंग पिच मिलेगी तो मतलब इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो ग्लोबली ऑपरेट करती है। नेतन्याहू एक तरह से जो है अपना हाथ रोके हुए थे इसी चुनाव के नतीजे का। अभी अपना डिफेंस मिनिस्टर हटाया भी। हाँ, वो अब वो खुल के खेलेंगे अपनी पार्टी में भी और ये तो इंटरनेशनली भी। तो जंग बढ़ेगी, मतलब वहां जंग बढ़ेगी। अगर ईरान नहीं मानेगा तो हुथीज ने सीज़फायर कर दिया ना आज। किसने? हुथीज ने, हाउथीज ने। हाँ, उन्होंने हुथीज ने सीज़फायर कर दिया कि भाई उनको पता है कि अब अभी तक क्या था कि उनके लोग थे व्हाइट हाउस में जो अब इजराइल को प्रेशर डालते थे, रोकते थे। पैसा नहीं रोक पाते थे बिकॉज वो रोक भी नहीं सकते। ओबामा ने तो ओपनली बोला कि जो है यूएस कांग्रेस से कि भाई आप इनको जो है पैसा मत दीजिए। जब लेबनान के साथ 2014 की जब लड़ाई चल रही थी, 13-14 की, प्रेसिडेंट के कहने के बावजूद वहां पे जूइश लॉबी ने कांग्रेस से वो फाइनेंस का बिल पास करा लिया। नहीं, अब कहते तो ये है कि जब ईरान ने मिसाइलें मारी थी इजराइल पर, तो इजराइल ने जो टाइम लिया महीने भर का रिटेलिएट करने के लिए, उसमें उसको बहुत रोका गया है। बहुत कि भाई ये नहीं करना, या तुम उनके पेट्रोलियम हब पर और खास तौर से न्यूक्लियर आर्सेनल पर ऑयल इंस्टॉलेशन है या वहां नहीं मारना, वहां नहीं मारना। नहीं। बट क्योंकि इजराइल इतना आगे निकल चुका है सर, वो तो कहता है मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हाँ, और किसी को भी चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई। हमको जो कश्मीर में हो रहा है उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हमको भी चाहिए। तो हमने जब बालाकोट किया या हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो अमेरिका में जो ये जो भाई अगर ट्रम्प है तो आप कर लेते हो, डेमोक्रेट जो है वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो आपके देश के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बालाकोट हमने 19 में किया, ट्रम्प थे। तो आप 16 में सर्जिकल स्ट्राइक के समय ट्रम्प थे क्या? और ये आपको भी होता है बिकॉज ये जो डेमोक्रेट्स हैं ये हमेशा, भाई बराक ओबामा ने मुस्लिम ब्रदरहुड की औरत की एक लेडी को अपना एडवाइजर बना के रखा हुआ था। कमला हैरिस के ऑफिस में आप देख लो कितने मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल एलिमेंट्स है दुनिया में, जिन्होंने पूरी अरब स्प्रिंग की। जब बराक ओबामा इजिप्ट गए और वहां कायरो यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर द ग्रेट रीसेट की बात की, तो ग्रेट रीसेट क्या था कि पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया का नक्शा चेंज कर देंगे, हर जगह डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज करके फेसबुक और गूगल के एम्प्लॉयज कायरो शहर में प्रोटेस्टर्स को फूड पैकेट्स बांट रहे थे। यानी कि उनके इंटेलिजेंस के लोग गूगल और फेसबुक के अंदर जाकर के एज अ इम्पोस्टर बने हुए थे वो। ठीक है, कि हम इनके एम्प्लॉयज हैं, बल्कि वो वहां पे ये पूरी रजीम चेंज ऑपरेशंस कर रहे थे। तो वो उनको आपके यहां भी करेंगे वो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो रिपब्लिकन है कम से कम वो सेन लोग हैं, थोड़े वो बिजनेस करते हैं यार, आपके साथ दो नेगोशिएट वेपन्स करेंगे। का इस्तेमाल नहीं होगा अमेरिका के, एक रिजीम चेंज और दूसरा सैंक्शंस। यस, सैंक्शंस भी नहीं ना, मतलब अभी तो हमारी 15 कंपनियों पे लगाई इन्होंने सैंक्शन। इंडिया स्पेसिफिक सैंक्शंस नहीं होंगे। वो सैंक्शंस मतलब उसको अलग करके देखिए आप,
उन सैंक्शंस से जो हथियार के रूप में अमेरिका लेवरेज के लिए अपने इस्तेमाल करता था। ये ट्रेड का मामला है, लेन देन का मामला है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम आपको ये रिलीफ दे देते हैं, आप हमको यहाँ रिलीफ दे दीजिए। तो ये बार्गेनिंग है, बिजनेस है। तो उसको जो अमेरिका की वो स्ट्रेटजी है हथियार के तौर पर, वेपन के तौर पर, स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की, उसका इस्तेमाल। चलिए आप लगा लीजिए 500 की शर्त। पहला काम ट्रम्प क्या करेंगे? पहला काम क्या जैसे करेंगे? आपने ये तो ट्रम्प भी नहीं बता सकते ये क्या करेंगे। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हमने खरीदे हैं, ठीक है, हमने पूरी पेमेंट कर चुके हैं, हम 100% पेमेंट हो चुकी है, लेकिन कमला हैरिस की रिजीम ने उसकी डिलीवरी रोकी हुई है। तेजस फाइटर जेट के इंजन की नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें, इस तरह की हरकतें जो है ट्रम्प में नहीं होंगी। चलिए अब ट्रम्प साहब जल्दी से काम पर लगे तो पता चले कि भाई हमारे भी किस किस काम वो आ रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ हो, आज पूरी दुनिया में जबरदस्त उथल पुथल है और आधी दुनिया खुश है, आधी दुनिया जो है जैसे आपने कहा कोई बरसी बना रही है।